नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज वो। भगवान की हाय हाय, हाय। शेषराज। हाय हाय शेषराज, शेषराज। हाय, हाय। हाय, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ ईश कृपा ग्रुप लखनऊ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने महान ग्रंथ जो कि हम सभी की ज़िंदगी बचाने वाला एक बहुत बड़ा ईश्वर का आविष्कार है, उस पर कुछ मैं अपने अनुभव, अपनी राय मैं साझा कर सकता हूँ। बिग बुक ने जो हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेसिक ग्रंथ है, हम सभी की ज़िंदगियों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। खुद मेरी अपनी ज़िंदगी में भी इस पुस्तक ने बहुत मदद की है और ख़ास तौर पे जिस चैप्टर पे मुझे अपने विचार, अपने अनुभव साझा करने के लिए बोला गया है, बिल्स स्टोरी, बिल की कहानी। तो ये तो इनिशियल डे ये तो भी मेरे जैसा जो व्यक्ति है जो सोब्रिटी की राह पे लड़खड़ा सकता था, अटक सकता था, करने की बहुत बड़ी चीज़ इस चैप्टर ने की है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिल्कुल रॉक बॉटम अल्कोहलिज़्म झेलकर मैं आया था। मेरे पास में कोई अन्य पर्याय नहीं बचा था दोस्तों, सिवाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता अपनाना। 2007 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे दिया था और वो मेरा जो दोस्त था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल था, क्योंकि हम लोग साथ में ही शराब पिया करते थे। एक जैसी हमारी खराब हालत हो चुकी थी और 2 महीने से वो कहीं दिखे नहीं थे। 2 महीने के बाद में जब वो दिखे, तो बिल्कुल उनका चेहरा चमक रहा था, उनकी सेहत अच्छी थी और मिलने के बाद में उन्होंने यही बोला कि मेरी अब शराब बंद है। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ। कुछ दिन बाहर ही चर्चा करने के बाद हमेशा वो मुझे ए में आने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं उनको टालते रहता था। लेकिन फाइनली मैंने देख लिया दोस्तों कि मेरे पास में दूसरा कोई चारा नहीं है और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में उनके साथ आया। उसी दोस्त ने दोस्तों मुझे पहले ही महीने में 2 पुस्तकें मुझे दी थी। एक थी दोस्तों ये जो हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बेसिक ग्रंथ है, जिसको हम बिग बुक कहते हैं, वो एक पुस्तक थी और दूसरी एक पुस्तक थी, जो अभी मैं पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन-सी है, कौन-सी थी। लेकिन इतना याद है कि मुझे पढ़ने का पहले से ही शौक था। ए में आने के पहले भी, अल्कोहलिज़्म के दिनों में भी, उससे पहले भी काफ़ी पढ़ने की मुझे आदत थी। एक लगन थी बुक रीडिंग की और उसकी वजह से दोस्तों मैंने बिग बुक को पहली फुर्सत में पढ़ना शुरू किया। लेकिन आज भी याद है कि वो मैंने किसी उपन्यास स्टाइल में ही पढ़ी थी। जैसा मैं किसी उपन्यास को पढ़ना शुरू करता था और 3-4 घंटे में खत्म कर देता था, ठीक वैसे ही तरीके से मैंने पहली बार हिंदी में बिग बुक पढ़ी थी दोस्तों। तो बहुत कुछ सर के ऊपर चले गया था। कई लोग आज भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। मेरे साथ में भी वही हुआ था। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी, उस वो जो कुछ चीज़ें थी उसमें से ये जो बिल की कहानी थी दोस्तों, उसमें बिल का जो शराबी जीवन था, उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का आईना देखा कि एक अल्कोहलिक कैसा होता है। उसका चित्रण है दोस्तों, जिसमें बिल के अनुभव में मैंने अपने आप को देखा
कि यार इस तरीके से तो मेरा भी जीवन था। और हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट जो चीज़ बन सकती थी, उस कांसेप्ट को भी क्लियर करने का काम इस बिल की कहानी ने किया था दोस्तों। एक कंप्लीट नास्तिक मैं बन चुका था। बचपन में थोड़ी बहुत जो श्रद्धा थी, वो एजुकेशन और परिस्थितियों के साथ-साथ सब पूरी तरीके से श्रद्धा खत्म हो चुकी थी। और ए में आने तक मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी, ना किसी शक्ति के आगे या किसी ईश्वर के आगे मैं झुका था। इसी इन्हीं बातों की वजह से मैं ए को भी चुका था। 2007 के पहले भी 6-7 साल पहले किसी नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए की मीटिंग में लाया था। कुछ देर बिठाने के बाद में वो मुझे बाहर ले गया, बोले चलो बोले। मैं बोला क्या हुआ? अरे सब यहाँ ईश्वर गॉड अल्लाह चल रहा है बोले, और मेरे को मालूम है बोले तुम टिकोगे नहीं। उस दोस्त की कोई गलती नहीं थी दोस्तों। वो जानता था कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, किस तरीके की मेरी सोच है। लेकिन 2007 में कंप्लीटली मैं डिफीट होके आया था, हार के आया था। कोई दूसरा पर्याय मेरे सामने में बचा नहीं था। कुछ ये जो तात्विक जो चीज़ें थी, वो मेरे लिए रुकावट बन सकती थी। लेकिन इस बिल की कहानी में जो एक वाक्य था, जो एबीटी ने, जो बिल डब्ल्यू के जो दोस्त थे एबीटी, जिन्होंने सही मायने में अल्कोहलिज़्म से कैसे दूर हुआ जाए, इसका रास्ता बिल को बताया था। तो जो वाक्य एबीटी ने बोला था कि अगर आपको लोगों की कंसेप्शन का ईश्वर अगर पसंद नहीं आता हो, तो आप अपनी धारणा के ईश्वर को भी स्वीकार कर सकते हो, मान सकते हो। और सही में दोस्तों, पूरी बिग बुक पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी भा गई थी। और जिसने मेरे रास्ते की जो एक बहुत बड़ी रुकावट थी, जिसमें आज भी इन 14 सालों में अनगिनत लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने ए को रिजेक्ट किया, जो ए से चले गए। सब सही है, सब पसंद है, लेकिन हम ये भगवान, ईश्वर, उच्च शक्ति नहीं मानते। कई जगह हमारे ग्रुप चर्चेस में चलते हैं, मेरा भी होम ग्रुप चर्चेस में ही चलता था, अभी किसी कारणवश और किसी जगह चलता है। तो आने वाले लोग बड़े द्वंद में रहते थे कि भाई ये कोई धर्म परिवर्तन वाला तो प्रोग्राम नहीं है। खुद मेरी जहाँ शादी हुई, आज मैंने बताया कि आज मेरी 12वीं मैरिज एनिवर्सरी है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही कहीं तो भी मेरे ऊपर में हाथ है, योगदान है ईश्वर का, कि ए में आने के बाद मेरी शादी हुई, शादी के 12 साल पूरे हुए। तो मेरे ससुराल वालों में भी ऐसी खबर पहुँचा दी गई थी, ये तो चर्च में जाता है। तो अनगिनत लोगों को दोस्तों मैंने ए में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होने की वजह से, किंतु परंतु में उलझने की वजह से ए से दूर जाते हुए देखा। कई लोग तो ऐसे भी आज भी मिलते हैं, कई सालों से सोबर है, लेकिन फिर भी उनका जो दिमागी की जो कीड़ा है, उच्च शक्ति, ईश्वर, गॉड, इन संकल्पनाओं में अभी भी उनका माइंड क्लियर नहीं हुआ। अभी भी वो कई सालों की सोब्राइटी के बाद में भी उलझे हुए महसूस करता हूँ मैं। आज ही मुझे तकरीबन 20 साल पुराने सोबर व्यक्ति का फ़ोन आया कि वो लोनलीनेस के बारे में मुझसे कुछ अनुभव लेना चाहते थे, सलाह लेना चाहते थे, और उनका कहना था कि वो भी इसी प्रकार के विचारों से ग्रसित है। तो एक लंबे अरसे के बाद में भी ये जब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते, तो दोस्तों ये हमारी सोब्राइटी के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनने का काम कर सकते हैं। तो मैंने अनगिनत लोगों को ए से दूर जाते हुए देखा और फाइनली दुनिया से जाते हुए देखा। कई ए में रहते हुए भी कई अनगिनत ए के लोगों को इस सिंपल से प्रोग्राम को नहीं समझने की वजह से, नहीं स्वीकार करने की वजह से सोब्राइटी का आनंद लूटते हुए नहीं देखा। तो आज मैं अपने ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। और इस बिग बुक का और खास तौर पे ये जो चैप्टर है, बिल की कहानी, इसका मैं बहुत आभारी हूँ कि शुरुआत में मैंने एक दौड़ते-भागते स्टाइल से ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ा था, लेकिन वो जो कुछ चीज़ें ईश्वर की कृपा से मेरे दिमाग में उतर गई, मैंने उसका स्वीकार किया, मेरे सारे रास्ते क्लियर हो गए। तो हमारा जो पहली बार 1939 में बिग बुक प्रकाशित हुई,
उसमें पहले ही संस्करण का जो प्राकथन था। और मैं यहाँ खास तौर पे एक बात बोलना चाहूँगा कि पहले तो मैंने हिंदी में बिग बुक पढ़ी थी, मगर कुछ सालों के बाद में एक ओल्ड टाइमर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इंग्लिश बिग बुक पढ़िए। हिंदी में काफ़ी अनुवाद की भी समस्या है और वो इंग्लिश में बेसिक टेक्स्ट होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएँगी। और ये बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें अनुवाद के दौरान इधर के उधर हो जाती है, लेकिन जो बेसिक टेक्स्ट इंग्लिश है, सभी लोग नहीं पढ़ सकते, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन जो पढ़ना जानते हैं वो बिल्कुल उन्होंने पढ़ना चाहिए और मैं आज उसी को ज़्यादा रेफ़र करता हूँ। लेकिन आज कहीं तो भी मैं जो हिंदी की जो बिग बुक है, उसके हिसाब से ही दोस्तों मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बिग बुक का इस्तेमाल नहीं करते और मैक्सिमम जो लोग हैं, वो हिंदी बिग बुक प्रेफ़र करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आज मैं हिंदी बिग बुक के आधार पे ही जो भी मैं इस बिल की कहानी के चैप्टर को समझा, वो मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए। तो सिख ग्रंथ है, जिसे हम बिग बुक कहते हैं, जो पहले संस्करण का प्राकथन है, उसमें ही साफ तौर पे बोल दिया गया था कि इस पुस्तक का जो प्रमुख उद्देश्य है, वो दूसरे शराबी को ये बताना है कि हमने इससे छुटकारा कैसे पाया। यानी कैसे हमने अल्कोहलिज़्म से अपने आप को निकाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़कर उन्हें इतना विश्वास प्राप्त हो जाएगा कि उन्हें किसी दूसरे प्रमाण की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना होगी। हमारा मानना है कि हमारे अनुभवों का ये जो लेखा-जोखा शराबी को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मदद करेगा। कई लोग यह नहीं समझते कि शराबी एक बीमार व्यक्ति होता है, इसके बावजूद हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारे जीने का ढंग सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बिग बुक जिस उद्देश्य से लिखी गई थी, वो उद्देश्य साफ था कि शुरुआती दिनों में जो रिकवरीज हमने देखी थी, 1937 के दरमियान 30-40 लोग सोबर थे और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को लगा कि लमसम में रिकवरीज पॉसिबल है। उसके पहले 1 टू 1 ही ये काम होता था। एक शराबी अन्य शराबी को मिल रहा है, अपने अनुभव बाँट रहा है। लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर इस काम को गति देनी है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जब 1937 में हमारे पास तकरीबन 30-40 लोग सोबर थे, तब बिल बॉब को दोनों को ऐसा लगा कि हमने अपने अनुभव की और जो जिस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं, जिन तत्वों पे हम काम करके सोबर हो रहे हैं, तो उसकी एक पुस्तक रूप में हमने कोशिश करनी चाहिए। और 1937 से ही दोस्तों बिग बुक लिखने का काम शुरू हुआ। उद्देश्य साफ था कि दूर-दराज के लोगों तक अल्कोहलिज़्म से मेरे जैसा अल्कोहलिक कैसे दूर रह सके, ये प्रोग्राम उस पीड़ित शराबी तक दूर तक पहुँचना चाहिए। और जो सीक्वेंस चैप्टर्स की रखी गई है दोस्तों, बिल्कुल वो ईश्वरीय है। हर हर जो चैप्टर का जो क्रम है, बिल्कुल दोस्तों उसमें उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि डॉक्टर के राय के बाद बिल की कहानी देना, ये इसलिए नहीं रखा गया है, ऐसा मुझे लगता है कि भाई बिल डब्ल्यू को-फाउंडर थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के। बल्कि बिल के जो अनुभव थे, वो ऐसे अनुभव है दोस्तों कि जिसमें मेरे जैसा पीड़ित शराबी अपनी ज़िंदगी का आईना देख सकता है। और मैंने भी जब ये अनुभव पढ़े दोस्तों, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला कि यार, सारी चीज़ें अगर मिलती-जुलती नहीं भी होंगी, तो लगभग ऐसा ही मेरा शराबी जीवन रहा है। मगर बिल की कहानी में एक सबसे बड़ी ख़ासियत है कि बिल सिर्फ़ अल्कोहलिज़्म नहीं बताते। बिल की कहानी में अल्कोहलिज़्म से रिकवरी का रास्ता भी बताया गया है। और इसीलिए ये जो बिल के अनुभव है दोस्तों, वो पूरी तरीके से यूनिक है, यूनिक। और शायद दोस्तों इसीलिए
बहुत ही सोच समझ के बिल की कहानी को पहले रखा गया और उसके बाद में वो सारे चैप्टर्स आने आते हैं। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि बिल की कहानी में हम बिल के बारे में जानते हैं कि शहर में युद्ध चल रहा था और वहाँ जो बिल थे, वो आर्मी में उस वक़्त थे, एक हिस्सा थे, युद्ध में वो सहभागी थे, काफ़ी उन्हें उसमें मान-सम्मान मिला और उसी वक़्त उनकी ज़िंदगी में कहीं तो भी शराब भी आई, शराब भी बढ़ी और ऐसे ही घूमते-घूमते जब वो इंग्लैंड पहुँचे, तो वो अपनी इस कहानी में बताते हैं कि कैसे ईश्वर ने उनको एक इशारा दे दिया था। शायद अगर वो इशारे को उस वक़्त समझ जाते, हमारी ज़िंदगियों में भी हमारी जो उच्च शक्ति है, हमारा जो ईश्वर है, वो शुरुआत में हमको एक इशारा, एक सबक देता है दोस्तों। एक अलर्ट हमारी ज़िंदगी में बजता है और हम सभी उसमें चूक जाते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। भगवान ने कहीं तो भी प्लानिंग के तहत ही मुझे अलर्ट कर दिया था, लेकिन वो भगवान की जो आवाज़ है, मैं सुन नहीं पाया था। तो यहाँ बिल भी कहते हैं कि जब वो इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ उन्होंने विंचेस्टर कैथेड्रल में एक पुरानी कब्र के पत्थर पे ये लिखा हुआ पाया था और उसमें एक जो आर्मी के जो ग्रेनेडियर थे, वो दफन थे और उसके बारे में लिखा गया था कि ये जो ग्रेनेडियर था, जो यहाँ दफन है, उसकी मौत का ज़िम्मेदार था ठंडी बियर। लेकिन चाहे वो जो आर्मी मैन होता है, वो चाहे ठंडी बियर से मरे या लड़ते हुए मरे, लेकिन एक अच्छे सिपाही को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बिल डब्ल्यू खुद लिखते हैं कि ये एक उनके लिए चेतावनी थी, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया और कहीं तो भी दोस्तों 22 वर्ष की उम्र में वो विदेशी युद्धों का अनुभव लेके अंततः अपने घर वापस आए। उनको जो मान-सम्मान मिला, जो तारीफ़ें मिली, उसकी वजह से कहीं तो भी वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भर गए थे और उनको लग रहा था कि उनकी जो योग्यता है, वो उनके और निजी कामों में या किसी भी धंधे में उनको काफ़ी टॉप पे लेके जा सकती है। तो वहाँ से आर्मी से ओ फ़ौज से आने के बाद में कहीं तो भी उन्होंने कानून की पढ़ाई की, एक प्रतिभूति कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के तौर पे नौकरी की। शुरुआती दिनों में उनको सफलताएँ मिलते रही और लगभग उसी क्रम में वो जो शेयर मार्केट है वहाँ का, अमेरिका का, वॉल स्ट्रीट, उस शेयर बाज़ार का भी वो हिस्सा बने। कई लोगों ने अपना धन गँवाया तो कई लोग अमीर भी बने, तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता? तो इस सोच के तहत दोस्तों कहीं तो भी उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और उस वक़्त उनकी जो शराब थी, वो कंटीन्यूअस नहीं थी। लेकिन उनकी जो वाइफ़ थी लुइस, वो फिर भी परेशान रहती थी और उनमें आर्गुमेंट भी होते रहता था। लेकिन वो शुरुआती हाल ऐसे थे दोस्तों कि जब बिल्डअप से भरे हुए थे और उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ और एक बहुत ही अच्छी बात वो लिखते हैं कि जब भी उनकी बीवी उनको टोकती थी, तो वो उनको उदाहरण देते थे कि भई ज़्यादातर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, विलक्षण व्यक्ति जो होते हैं, पीने के बाद ही उनके मन में सर्वश्रेष्ठ विचार आते हैं और शराब पीने के बाद अधिकांश तेजस्वी विचार रख पाते हैं। ये लगभग हम लोगों के साथ मिलते-जुलते ही दोस्तों कि जब हम शुरू में शराब की शुरुआत करते हैं, लोग हमको समझाते हैं, तो अपने मन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कैसा उसका हम सेल्फ जस्टिफिकेशन करते रहते हैं। जब मुझे भी लोग समझाते थे कि यार तूने शराब नहीं पीना चाहिए, तो कई बार मैं उनसे उलझ के बोलता था, अगर वो पीने वाला है तो बोलता था कि तुम भी तो शराब पीते हो और वो अगर नहीं पीने वाला है, तो मैं उनको बोलता था कि आपने कभी शराब पी के देखी?
तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने शराबीपन को जस्टिफाई करते हैं, मगर धीरे-धीरे कैसे हम उसकी चपेट में आते चले जाते हैं दोस्तों पता भी नहीं चलता। तो बिल डब्ल्यू भी आगे में लिखते हैं कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में उन्होंने देखा कि कानून की पढ़ाई उनके काम की है नहीं और उनका ज़्यादा आकर्षण शेयर बाज़ार में ज़्यादा था और उस शेयर बाज़ार वॉल स्ट्रीट में जब वो काम करने लगे, तो शराब और सट्टेबाज़ी दोनों ने मिलके दोस्तों ऐसी उनकी हालत कर दी और उसी वक़्त उनको ये बात समझ में आ गई कि शराब और सट्टेबाज़ी का ये जो दोनों का मिला-जुला जो हथियार है, ये एक ऐसा हथियार है कि जो एक दिन बूमरैंग की तरह वापसी करके उनके किस्मत के दरवाजे को खोल देगा। तो कहीं तो भी दोस्तों बाद में उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ पैदा हुई, वो किसी बूमरैंग की तरह ही हुई। बूमरैंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कोई हथियार हम जब चलाते हैं हवा में, तो वापस घूम के वो हमारी तरफ ही गिरता है और हमारा ही नुकसान करता है। तो ठीक वैसे ही शराब और सट्टेबाजी की जो आदत थी दोस्तों, इसने एक दिन बूमरैंग बन के बिल डब्ल्यू के ही हाल खराब कर दिए थे। तो शुरू-शुरू में उन्होंने शेयर बाज़ार में अपनी पत्नी के साथ दोस्तों कहीं तो भी काम करने का सिलसिला जारी रखा। कारखानों और उनके प्रबंधन को देखने के लिए बिल डब्ल्यू को भेजने के लिए उनके दलाल मित्र भी समझाने में असफल रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी ने और उन्होंने कहीं तो भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया था और अपने नौकरियाँ छोड़कर वो एक मोटरसाइकिल पर निकल पड़े, जिसमें सारा सामान लेकर उन्होंने अमेरिका के पूर्वी हिस्से में लगभग 1 साल तक अपनी यात्रा की और उस यात्रा से वापस आने के बाद में वॉल स्ट्रीट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनको काफ़ी इज़्ज़त मिली और काफ़ी आर्थिक फ़ायदा भी हुआ और उनकी उस वक़्त आमदनी भी बढ़ी दोस्तों और हज़ारों डॉलर की उनकी शुद्ध आय भी हुई। तो अगले कुछ वर्षों तक किस्मत से उन्हें धन और प्रसिद्धि भी मिलती चली गई और इसी के साथ-साथ दोस्तों कहीं तो भी उनकी जो शराब की लत है, वो भी खतरनाक रूप लेते चली गई। ना सिर्फ वो दिन भर लेकिन रात के समय भी उनकी उनका शराबीपन बढ़ते चले गया और उनके शराबीपन की वजह से ही दोस्तों एक-एक करके उनके दोस्त छूटते चले गए। दोस्तों के विरोध और आपत्ति की वजह से एक समय ऐसा आ गया कि उनके हाल पूरी तरीके से एक एकाकी भेड़िए जैसे हो गए। ये मुझे भी अपने दिन याद आते हैं कि कैसे जैसे-जैसे मेरी शराब बढ़ते गई, मेरे समझाने वाले जो वेल विशर थे, दोस्त भाई थे, एक-एक करके सब मुझे छोड़ते चले गए और मैं पूरी तरीके से दोस्तों शराब और मैं अकेलेपन के शिकार हो गए। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर मुझे शराब ही एक अच्छी साथी दिख रही थी। तो बिल यहाँ बताते हैं दोस्तों कि वो अपने पत्नी से विश्वासघाती तो नहीं थे, लेकिन इस शराबीपन की आदत की वजह से वो अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार भी नहीं रह पा रहे थे। लगातार बिल में और लुइस में झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे। शराब जैसे-जैसे ज़िंदगी में बढ़ते चली जाती है दोस्तों, कहीं तो भी हमारी ज़िंदगी के हर फ्रंट में अस्त-व्यस्तताएँ बढ़ते चली जाती है। ठीक वैसे ही बिल डब्ल्यू की ज़िंदगियों में भी होते गया। बिल और भी उनकी पत्नी लुइस में भी धीरे-धीरे झगड़े बढ़ने लगे। 1929 में उन्हें गोल्फ खेलने का बुखार चढ़ गया और फिर बाद में वो गोल्फ खेलने के लिए शहर की तरफ गए। जब उन्होंने एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी वाल्टर हागेन के भी आगे निकलने लगे, तो उनकी पत्नी ने उस वक़्त तारीफ़ भी की। मगर उसी के साथ-साथ दोस्तों, एक शराबी जितना बुलंदियों पे चढ़ता है, जितने तारीफ़ें पाता है, लेकिन अगर वो शराबी है, तो साथ-साथ दोस्तों उसका शराबीपन भी उसी पैमाने पे बढ़ते चले जाता है।
और वो शराबीपन दोस्तों आखिरकार उसको उतने ही गति से नीचे गिराते हुए चले जाता है। तो एक तरफ तो गोल्फ में बहुत नाम कमाने की उनकी ख़ासियत थी। वो वाल्टर हागेन जैसे खिलाड़ी को पछाड़ने में लगे थे। लेकिन उस दूसरी तरफ उतनी ही तेज गति से उनकी ज़िंदगी में शराब भी बढ़नी शुरू हो गई थी। हर सुबह उनकी परेशानियों में जा रही थी और इस गेम की वजह से वो दिन-रात शराब में डूबे रह रहे थे। धीरे-धीरे दोस्तों उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, वो भी उनको अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू हो गया था। जो लोकल जो बैंकर्स होते हैं, वो भी कभी-कभी उनके तिजोरी में जो आता-जाता पैसा था, उसको भी देखकर कई तो भी संदेह से भर रहे थे। और ऐसे में ही एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट आया, अक्टूबर 1929 में, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और दोस्तों इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो 1929 में अचानक जो शेयर्स गिरे, तो उसमें बिल डब्ल्यू को बहुत लंबी और गहरी चोट पहुंची। जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था, वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका था और बिल कहते हैं कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। उसके साथ में ही उनके कई मित्र भी डूब गए थे। उस वक्त का जो अखबार था, वो भी लिख रहा था कि कई लोगों ने हाई फाइनेंस की ऊंची इमारत से कूद के आत्महत्या भी कर ली थी। एक शराबी को भी लगता है, जब ऐसे दौर से वो गुजरता है तो उसके मन में भी ये विचार आता है। लेकिन एक शराबी बड़ा चालाक होता है, क्योंकि इस लास्ट ऑप्शन के पहले भी दोस्तों उसके पास शराब का ऑप्शन होता है। वो लिखते हैं कि मैंने बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाई, मैं वापस शराब खाने गया। मेरे मित्र फर्क पड़ता है, आने वाला कल फिर नया दिन होगा। जैसे ही मैंने शराब पीनी शुरू की, जीतने की मेरी पुरानी इच्छा शक्ति मुझ में वापस आ गई। तो ये हम जैसे शराबियों के साथ में होता है दोस्तों। शुरुआती दिनों में किसी भी कारणवश जब हम तकलीफों में फँसते हैं, मुसीबतों में फँसते हैं, लेकिन जब हमारा सहारा शराब होती है, तो शराब हमको फिर से और कॉन्फिडेंस में भर देती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले आगे लिखते हैं कि अगली सुबह मैंने मॉन्ट्रियल में रहने वाले मित्र को फ़ोन किया। उसके बाद बहुत पैसा था, उसकी राय थी कि मैं यदि कनाडा आ जाऊँ तो ठीक रहेगा। और दोस्तों उसके बाद वो अपने उस दोस्त के साथ कनाडा रहने गए, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद फिर वो वापस आए। शराब की लत उनको फिर लगी और इस बार दोस्तों किसी ने भी उनको कुछ कहा नहीं। उसके बाद वो लिखते हैं कि वो अपने ससुराल चले गए। वहाँ उनको एक नौकरी तो मिली, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई होने के बाद में वो नौकरी छूट गई। उसके आने वाले 5 वर्षों तक बिल डब्ल्यू ने कोई नौकरी नहीं की। उनकी जो पत्नी लुईस है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करती थी और जब वो शाम को घर लौटती थी, तो बिल डब्ल्यू को पूरी तरीके से शराब में धुत पाती थी। शेयर का काम जारी था, लेकिन शेयर मार्केट जो दलाल थे, जो ब्रोकर्स थे, उनके लिए बिल डब्ल्यू दोस्तों पूरी तरीके से बेकार इंसान बन चुके थे। क्योंकि अब जो शराब थी दोस्तों, वो बिल डब्ल्यू के लिए ऐशो-आराम की चीज़ नहीं थी। शराब ऐश-विलास की वस्तु न होकर एक ज़रूरत बन गई। यानी पूरी तरीके से वो हैबिचुअल हो चुके थे। प्रतिदिन बॉट टब जिन की कम से कम 2 और अधिकतर 3 बोतलें पीना उनकी दिनचर्या बन गई थी। बीच-बीच में उनको छोटी-मोटी दलाली से कुछ डॉलर्स मिल भी जाते थे। बिल लिखते हैं कि उनकी पत्नी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लग गई थी और शाम को जब वो घर आती थी, तो बिल डब्ल्यू को शराब की लत में धुत पाती थी। शेयर मार्केट के जो दलाल थे, वो भी बिल डब्ल्यू को बेकार आदमी समझने लग गए थे और बिल की जो शराब थी, अब वो ऐशो-आराम की चीज़ न रहते हुए एक ज़रूरत बन गई थी।
उनका शराबीपन बिल्कुल बढ़ते ही चले गया था। तो जो मैंने कहा दोस्तों कि अ, हाँ, कि बिल डब्ल्यू अब छोटी-मोटी दलाली से कुछ कमा भी लेते थे, लेकिन वो सारा अपनी शराब और खाने के बिल पे चुका देते थे। तो बिल के अनुभव से दोस्तों मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि कैसे ये अल्कोहलिज़्म नाम की जो बीमारी है, जो हमारी शराब है, धीरे-धीरे बढ़ते चली जाती है और धीरे-धीरे कैसे मेरा जो शरीर और मन है, वो खराब होते चले जाता है। कैसे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है, जो भी मेरे जैसा अल्कोहलिक इस पुस्तक को, इस चैप्टर को पढ़ता है, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि यार हाँ, ये तो मेरे साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी हो रहा था। मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता। उस समय मेरा शरीर बुरी तरह काँपता और ऐंठता। यदि मुझे सुबह नाश्ता करना हो, तो पहले 1 गिलास भर जिन और लगभग 6 बियर पीना ज़रूरी होता। तो भी मैं यही सोचता कि मैं इस स्थिति को अपने वश कर सकता हूँ। कभी-कभी कुछ दिनों के लिए मैं शराब से दूर रहता, जिस कारण मेरी पत्नी के मन में एक उम्मीद की रोशनी फिर से चमक उठती। तो लगभग ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अनुभव की है। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस या हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से खत्म नहीं होता और यही वजह है दोस्तों कि हम शराब के सामने में जल्दी हार भी नहीं मानते। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि धीरे-धीरे स्थिति और बिगड़ती चली गई। उनका जो घर था उनका घर जिनके पास गिरवी था, उस घर पे कब्ज़ा कर लिया गया। उनकी सास की मृत्यु हो गई और उनके जो ससुर थे और पत्नी लुईस, उनकी भी स्थिति बिगड़ गई। मगर उसके बाद फिर उनको एक बार शेयर मार्केट में दलाली का काम करने का मौका मिला, जो अ, स्टॉक का अंक नीचे उतरकर 1932 तक चला गया था और मैंने किसी तरह इन्हें खरीदने के लिए ग्रुप तैयार किया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों फिर उनके हाल जैसे के वैसे हो गए। और ये जो चांस था, उनकी ज़िंदगी में जो अवसर आया था, वो भी कहीं तो भी उन्होंने गँवा दिया था। एक बार वो लिखते हैं कि एक बार फिर वो अपने खुमार से जागे और उनके मन में इच्छा आई कि अब मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों शराब के कि वो जैसे के वैसे ही है। कई बार उन्होंने बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ की, लेकिन सफल नहीं हो पाती थी। उनकी पत्नी को भी लगता था कि चलो अभी तो भी ये जो ठान रहे हैं या इन्होंने कोई जो प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है तो इसको पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी प्रतिज्ञाएँ, उनका जो प्रॉमिस है, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता था। ऐसे ही एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा की और कुछ ही देर के बाद में वो फिर शराब के नशे में घर लौटे। लेकिन इस बार वो लिखते हैं कि उनके और लुइस के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमारे घर के जो लोग हैं, हमारी बार-बार की जो ऐसे ही कमिटमेंट करना, वचन देना, प्रॉमिसेस करना, सुबह प्रॉमिस करते हैं और शाम को तोड़ देते हैं। तो हमारे घर के लोग या हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हमारी इन बातों से अच्छे तरीके से परिचित है दोस्तों। और इसीलिए जब वो उकता जाते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि अब ये आदमी समझने की स्थिति में नहीं है, ना समझाने की स्थिति में है, तो वो उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। तो बिल ज़रूर मन से चाहते थे कि मैं शराब न पीऊँ, लेकिन वो बताते हैं कि अल्कोहलिज़्म नाम की जो बीमारी है, कितनी कनिंग, कितनी बैफलिंग, कितनी पावरफुल है। यानी चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली। वो लिखते हैं कि किसी ने मेरे सामने शराब का गिलास रख दिया और मैंने खामोशी से वो गिलास खाली कर दिया। क्या मैं पागल हो गया था? मैं ये मानकर आश्चर्य करने लगा कि मुझ में परिप्रेक्ष्य की कमी भयंकर रूप से बहुत अधिक है। 2003 में मैं बीमार गिरा, मुझे टीबी हो गई थी, एक पाँव से हल्का लंगड़ापन आया था। तकरीबन 11 महीने मैं बीमार रहा, 5 महीना मैं बेड रिडन रहा और आगे के 5-6 महीने मैं बैसाखियों पे चला। लेकिन जब दोस्तों मैं दुरुस्त हुआ, तो 11 महीने के बाद फिर एक बार में 4 लोगों के साथ में मेरा बैठना हुआ और मैं विचार करके बैठा था। मैं जब बेड पे था तब भी मैंने सोचा था इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा।
लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं उन लोगों के साथ में बैठा और उन्होंने मुझे शराब ऑफ़र की, "अरे थोड़ी-सी है, ले लो।" तो ठीक ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। एक मरण-शैय्या से उठने वाला इंसान, मेरे अंदर से कोई डिफेंस नहीं आया दोस्तों, और मैंने 11 महीने के बाद मरते-मरते बचने के बाद भी वो गिलास खाली कर दिया था। तो ये जो बिल के अनुभव है दोस्तों, ये मुझे ऐसा आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि जो कहीं तो भी आगे चल के मुझे इस अल्कोहलिज़्म की गर्त से निकालने में मददगार साबित होते हैं। और सही में ये पागलपन नहीं था तो क्या था दोस्तों, कि हम एक दिन पहले मरते-मरते बचते हैं, हमारे अपमान होते हैं, उसके बावजूद शराब जब सामने में आती है, तो हम उसको ना नहीं बोलते। लैक ऑफ पावर वाज़ आवर डायलेमा, यानी शक्ति की कमी ही हमारी असली समस्या थी। तो ये बिल के अनुभव से हमको समझ में आता है दोस्तों। तो बिल लिखते हैं कि बार-बार वो संकल्प करते थे, लेकिन बार-बार दोस्तों वो मुँह की खाते थे। वो और एक ज़िक्र करते हैं कि एक दिन फ़ोन करने के लिए वो होटल में गए और कुछ ही क्षणों के बाद में वो टेबल पे अपना हाथ पटक रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने क्यों पी लिया? होटल में तो वो फ़ोन करने के लिए गए थे, लेकिन होटल में जाने के बाद कैसे उन्होंने वहाँ जाने के बाद में शराब मँगाई और कैसे उन्होंने पी लिया, उनको भी पता नहीं चला। तो ये हम शराबियों की दोस्तों हतबलता का अनुभव है कि शराब के मामले में कैसे हम डिफेंसलेस हो जाते हैं। जब वो सामने आती है, तो कैसे हमको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, कैसे भ्रम में डाल देती है, तो पता भी नहीं चलता। और उसके बाद जब दूसरा दिन निकलता है दोस्तों की, तो कैसे पश्चाताप, भय और निराशा की भावनाएँ हमको सताती है, ये हम सब ने अनुभव किया है। तो बिल लिखते हैं कि मैं सड़क पार करने में भी हिचकिचा रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ और सुबह होने से पहले किसी तेज दौड़ते ट्रक के नीचे दब जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत कम उजाला था। और जब उन्होंने रात में 1 दर्जन गिलास बियर पिया, तब जाके उनकी तड़फड़ाती नसों को आराम मिला। तो ये हम शराबियों के अनुभव है दोस्तों। आखिरी दिनों में मुझे चक्कर आकर गिरना, हाथ-पाँव टेढ़े हो जाना, और ये ऐसे 2-4 बार जब मुझे हुआ, इस लॉकडाउन में ही मैंने एक अनुभवी शेरर से इस बात को सुना था कि इसे रम फिट कहा जाता है, मेडिकल लैंग्वेज में। तो इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल कांस्टेंट फ़ियर से भर दिया था। जब भी मुझे विथड्रॉल्स आते थे, दिल धड़कता था, हाथ-पाँव काँपते थे, तो मैं बिल्कुल डरा हुआ रहता था और मुझे आखिरकार दोस्तों शराब के लिए ही भागना पड़ता था। तो बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि फिर एक बार सुबह के अखबार में उनको पता चला कि शेयर बाज़ार और नीचे लुढ़क गया। मगर बिल बहुत ही मार्मिक चीज़ यहाँ बताते हैं कि इसी तरह का पतन मेरा भी हो रहा है। बाज़ार तो सँभल जाएगा, यानी जो शेयर मार्केट गिरा है, वो तो सँभल जाएगा, लेकिन मैं शायद कभी सँभल ना पाऊँ। तो ये भी चीज़ें कहीं तो भी हमारे साथ में होती है। तो बिल ने भी लिखा है कि उस समय उनके ख़्याल में आता था कि क्या मैं अपने आप को मार दूँ? लेकिन जैसे ही थोड़ा दिमाग का धुंधला छँटता था और उनके सामने में शराब का ऑप्शन आता था, तो शराब पी के वो सारी चीज़ें भूल जाते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो खुली खिड़की के सामने में खिड़की से कूद जाने की कोशिश कर रहे थे। कभी दवाई का बक्सा खोलकर बैठ जाते थे जिसमें ज़हर रखा था। अपनी बीवी के छोटे पर्स से पैसे चुरा कर शराब पीना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। उसी दौरान किसी डॉक्टर का उन्होंने इलाज किया। डॉक्टर से इलाज लिया और उस डॉक्टर से जो एक तेज़ दर्दनाशक दवा उनके मिली, तो उसके बाद में तो दोस्तों उनको और ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि अब दवा के साथ में वो शराब भी पी रहे थे। तो एक अल्कोहलिक की हालत ऐसे हो जाती है दोस्तों कि क्या करे ना क्या ना करे। शराब के विथड्रॉल से बचना है, तो दवाई लेगा, और दवाई काम नहीं आ रही, तो फिर उसके लिए फिर शराब पिएगा। तो इस तरीके से खाना नहीं खाना, सिर्फ़ शराब पीना, और उनकी हालत दोस्तों सिर्फ़ 40 पाउंड वज़न उनका हो गया। उनके जीजा खुद डॉक्टर थे और उनके सहयोग की वजह से और उनकी माँ की वजह से उनका फिर एक बार
देश के बहुत ही बड़े जो नामी जो हॉस्पिटल था, उसमें उनका इलाज किया गया। एक बेलोडिना इलाज होता है, जिससे दिमाग की सफाई होती है, उससे उनका इलाज किया गया। हाइड्रोथेरेपी और हल्के व्यायाम व्यायाम से भी उनको राहत मिली और उसी वक़्त एक ऐसा डॉक्टर उनको मिला कि जिसने फाइनली उनको अच्छे तरीके से बताया कि जिस तरीके से वो एक स्वार्थी और बेवकूफ की तरह शराब पी रहे हैं, तो वो एक शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। बिल डब्ल्यू को पहली बार दोस्तों अपनी वास्तविकता पता चली कि वो शरीर और मानसिक रूप से भी बीमार है। थोड़ा उनको अच्छा तो लगा, लेकिन दोस्तों उनको ये भी बात पता चली कि हम जैसे शराबियों के अंदर में बाकी मामलों में तो हमारा विल पावर काम करता है, लेकिन शराब के मामले में जो हमारा विल पावर है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद फिर एक बार दोस्तों वही हुआ। वो भयानक दिन दोबारा आया कि जिस दिन फिर उन्होंने एक बार शराब पी ली और जब दोबारा उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो दोस्तों उनकी पत्नी को बताया गया कि डिलीरियम इलाज का एक ऐसा साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि उनकी दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है और सब कुछ खत्म हो सकता है या फिर शायद 1 वर्ष के अंदर में उनके दिमाग में पानी भी भर सकता है। उनकी पत्नी को यहाँ तक सलाह दी गई कि उनकी देखरेख के लिए किसी को अपॉइंट किया जाए या फिर उनको किसी पागल खाने में या आश्रम में भेज दिया जाए। बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि ये उनके घमंड के ऊपर में बहुत बड़ा तमाचा था। जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो भरे थे, जिस नॉलेज पे उनको बहुत घमंड था, वो नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं तो भी फेल हो चुका था और उनकी स्थिति ऐसी थी दोस्तों कि वे कोने में बेकार से पड़े हुए थे। अब मुझसे पहले चले जा चुके शराबियों के अंतहीन जुलूस के साथ अंतिम छोर पर अंधेरे में शामिल हो जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों बिल डब्ल्यू के शराबीपन की वजह से हालात खराब हो चुके थे। एक और जिक्र वो देते हैं कि 1934 में आर्मिस्टिक डे जो था होता है अमेरिका में, फिर एक बार उस दिन उस पहले घुट का घातक पागलपन उनकी जिंदगी में आया और उनके हाल फिर जैसे के वैसे हो गए। उनको जिसने भी देखा, उनका साफ-साफ कहना था कि अब इनका अंत आ चुका है। लेकिन बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि ये ऐसी ही चीज है कि जो सुबह होने से पहले कितना अंधेरा होता है। यानी आखिरी बार जब उन्होंने उस शराबीपन का जो अनुभव लिया था, तो वहीं से कहीं तो भी अल्कोहलिज्म से दुरुस्त होने के रास्ते भी उन्हें खुलने की आशा उम्मीद लगी। पहली बार दोस्तों बिल डब्ल्यू फोर्थ डायमेंशन की बात यहाँ करते हैं कि शीघ्र ही मैं गुलेल के पत्थर की तरह वहां फेंका जाने वाला था, जिसे मैं अस्तित्व का चौथा आयाम कहूंगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, खुशी, शांति और था उनके अर्थ मुझे अविश्वसनीय रूप से और अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाले मालूम होते हैं। दोस्तों बिग बुक में जो फोर डायमेंशन की बात है, जहां तक मुझे याद है दो दो जगह उसका उल्लेख होता है। तो बिल ने भी लिखा है कि अपने अस्तित्व का जो चौथा आयाम है, हर व्यक्ति को उस चौथे आयाम की अनुभूति होती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए सबसे पहले उसे गहरी वेदनाओं से गुजरना पड़ता है। बिल के हिसाब से 1934 में आर्मिस्टिक डे पे उन्होंने जब उस पहले घुट के घातक पागलपन के वो शिकार हुए, शायद वही दोस्तों कहीं तो भी उनकी जिंदगी में सुबह होने की शुरुआत थी। आगे चल के वो सोबर होके अपनी जिंदगी में फोर डायमेंशन को भी अनुभव करने वाले थे। बिल लिखते हैं दोस्तों कि उजाड़ नवंबर के अंतिम दिनों की बात है, जब वो अपने किचन में बैठकर पी रहे थे और पूरी तरीके से उन्होंने अपना जो जुगाड़ है शराब का, वो संतुष्टि के साथ में कर लिया था कि उन्होंने जहाँ भी उनकी शराब छुपा कर रखी जाती है, वो उन्होंने बराबर जाए
और दूसरा दिन भी निकल जाए। इसकी पूरी उन्होंने शाश्वती लेने के बाद जब वो आराम से अपने किचन में बैठकर पी रहे थे, तभी दोस्तों टेलीफ़ोन की घंटी बजी और जिसका फ़ोन आया था, वो उनका स्कूल का दोस्त था एबी। उसको याद करते ही दोस्तों कुछ बातें उनको याद आई कि एबी भी बहुत बड़े शराबी थे और जहाँ तक उनको जानकारी मिली थी कि न्यायालय ने कहीं तो भी उनको किसी पागल खाने में भेजने की सज़ा सुनाई थी। यानी इतना उनका भयानक अल्कोहलिज़्म था। उस दोस्त ने कहीं तो भी जब फ़ोन करके उनसे मिलने की इच्छा जताई, तो बिल एक शराबी होने के नाते ये बात भूल गए कि आज वो व्यक्ति सोबर है। वो कल्पनाएँ करने लगे कि ये जो पुराना यार है मेरा, जिसके साथ में मैंने एक समय में काफ़ी मैंने एन्जॉय किया था, कई जगह वो घूमने गए थे, तो वो आने के बाद में कैसे उसके साथ में मैं शेयर करूँगा? और जब दोस्तों बिल उनके घर में आए और उसको देखकर दोस्तों बिल बिल्कुल चकित हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला, भरे पूरे चमकीले शरीर वाला मित्र मेरे सामने खड़ा था। उसकी आँखों में बहुत कुछ नया था। वो इतना बदला हुआ था कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। आखिर उसे क्या हो गया था? और जब वो एबी बिल को मिलने आए, तो बिल ने दोस्तों शराब का गिलास उनके आगे बढ़ाया, लेकिन एबी ने साफ मना कर दिया। तो बिल के अंदर जिज्ञासा जगी कि यार हुआ क्या है? ताज्जुब हो रहा है कि ये इतना बड़ा ड्रिंकर इंसान और आज ये शराब को इनकार कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बिल ने मुस्कुराते हुए बोला, आई गॉट रिलीजन। मैंने धर्म, कर्तव्य स्वीकार कर लिया है। कहीं तो भी दोस्तों गॉड की जो संकल्पना थी, रिलीजन की जो संकल्पना थी, उससे जो बिल थे, वो कहीं तो भी चिढ़े हुए थे। कुछ नेगेटिविटी उनके अंदर में, बिल के अंदर में भरी हुई थी। उसमें बिल अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं कि कैसे उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो भी चर्च से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ बातें करते थे। बहुत सारी धार्मिक जो जगह या धार्मिक लोगों के बारे में बिल ने जो देखा था, सुना था, उसकी वजह से भी उनके मन में एक चिढ़ की भावना थी। लेकिन बिल यह बोलते हैं कि हायर पावर की संकल्पना को इनकार नहीं किया था। कोई न कोई पावर है जो दुनिया को चला रहा है, इस पर उनका भरोसा था। लेकिन गॉड कॉन्सेप्ट या रिलीजन, इन चीज़ों से कहीं तो भी जो बिल थे, वो कहीं तो भी अंदर से थोड़े नेगेटिव थे। और इसीलिए जब एबी ने दोस्तों धर्म की बात की, तो वो लिखते हैं कि मैं भौचक्कर रह गया। पिछले गर्मियों तक जो घोर पियक्कड़ था, वो आज धर्म के प्रति इतना समर्पित, मुझे संदेह था। मेरा ये दोस्त धर्म की आग में जल रहा है और अब अगर मान लीजिए कि ये मुझे उपदेश देने लगेगा, तो अब ये उपदेश इसे देने दीजिए, मेरे पास तब तक तो शराब है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एबी अपने अनुभव बताने लगे कि कैसे उन्होंने बिल्कुल सिंपल जो रिलीजियस जो थॉट्स थे और एक परफेक्ट प्रोग्राम था, उस पर चलते हुए वो 2 महीने से शराब से दूर थे। कोई 2 लोग न्यायाधीश को मिलकर उनका जो जजमेंट था, निर्णय था, उसको उन्होंने स्थगित करने का के लिए न्यायालय को मनाया और कोर्ट की परमिशन लेके जहाँ हम इतिहास में जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में एबी को लेकर जाया गया था और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रोग्राम में ही दोस्तों एबी सोबर हुए। तो 2 महीने से वो दूर थे। तो एबी ने साफ तौर पे बताया कि अगर आपको ये विचार अपनाने की इच्छा हो, तो ही मैं आगे इन बातों को बताऊँगा। और बिल डब्ल्यू खुद शराब से दूर रहना चाहते थे और इसलिए उनकी रुचि भी थी। वो नाउम्मीद ज़रूर थे, लेकिन दोस्तों उनको शराब छोड़ना था, उनकी इच्छा थी और इसीलिए उनको ये जो चीज़ें वो एबी जो बता रहे थे, उनमें वो रुचि थी। बिल लिखते हैं कि वो नास्तिक नहीं थे। मैंने हमेशा अपने से बड़ी किसी शक्ति पे विश्वास किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अनोखी धारणा को मानते हैं कि ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ,
निरुद्देश्य ही अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। मेरे बौद्धिक आदर्श लोग जैसे रसायन शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक, उत्पत्ति शास्त्र जैसे विद्वानों ने अपने कार्यों में विस्तार से नियमों और शक्तियों की व्याख्या की थी। परस्पर विरोधी सूचनाओं के बावजूद मुझे थोड़ा संदेह यह था कि इन सभी के पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य और सामंजस्य है। तो कई जो नास्तिक किस्म के इंसान होते हैं दोस्तों, वो भगवान की या रिलीजन की जो थ्योरीज होती है उनको स्वीकार नहीं करते, जो पूरी तरीके से साइंस पे विश्वास करते हैं, अपनी तर्क शक्ति पे विश्वास करते हैं। लेकिन बिल का कहना था कि वो नास्तिक नहीं थे, वो किसी न किसी पावर को जरूर मानते थे। और उनका सवाल था, क्या आखिर बिना बुद्धि या समझ के, नियम के, कैसे इतना सही और परिवर्तनीय हो सकता है? मुझे ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ा, जिसे ना तो समय और ना ही सीमा बंधन का कोई ज्ञान था। इस बारे में मैंने जितना हो सकता था उतना ज्ञान प्राप्त किया था। बस उनको बिल को जो चिढ़ थी, वो दुनिया के धर्मों के बारे में और जो उनके उपदेशक थे, उनकी जो संकल्पनाएं थी, उनसे कहीं तो भी बिल नकारात्मक सोच रखते थे। और जब जब उन्हें ऐसा लगता था कि ईश्वर का मतलब भाई प्रेम होता है, परामानवीय शक्ति और उसके गाइडेंस में चलने की जब बात होती है, तो बिल लगते हैं कि ऐसे उपदेशों से वो चिढ़ते थे। कहीं तो भी दोस्तों, वो बिल लिखते हैं कि ईसा मसीह को भी वो एक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे, मगर उनके उपदेशों के वही अंश उन्होंने अपनाए जो उनको सुविधाजनक लगे और जो कठिन नहीं थे। अन्य उपदेशों की उन्होंने बिल्कुल उपेक्षा की थी। आगे चल के बिल लिखते हैं कि धर्म के नाम पर पैदा हुई जलन, धोखेबाजी से लड़ाइया और जो भी हम अपने आसपास में धार्मिक लोगों को या ईश्वर को मानने वाले लोगों को जिस तरीके से कई प्रकार के गलत चीजों में, गलत कामों में फंसते हुए देखते हैं, या धर्म के नाम पे जो मारकाट होती है, तो इस वजह से भी कई लोगों का जो श्रद्धा विश्वास है, वो कहीं तो भी छूट जाता है। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। मैं भी इसी तरीके से एक चिढ़ जो प्रस्थापित धर्म है या जो ईश्वर है, इनके प्रति मेरे मन में भी थी। और ऐसे ही सवाल आते थे कि जहाँ कुछ गलत होता है या धर्म से जुड़े हुए लोग ही गलत करते हैं, तो फिर ईश्वर कहा जाता है। तो इस तरीके से एक शराबी की सोच जरूर होती है दोस्तों। लेकिन जो बिल के फ्रेंड थे, जो एबी थे, उन्होंने दोस्तों साफ तौर पे उनको कहा, मेरा मित्र जो सामने बैठा था वो सीधे सीधे बात कर रहा था कि अपने लिए वो जो कुछ भी नहीं कर पाया, उसे ईश्वर ने ही उसके लिए किया था। उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर कामयाब नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया था और समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। तो उसी तरीके का बिल का भी जीवन हो चुका था। तो बिल ने अपने आप से सवाल किया, क्या ये शक्ति उसमें स्वतः ही उत्पन्न हुई थी? जिस एबी को उन्होंने शराबीपन की दलदल से निकलते हुए देखा और आज सोबर बैठे हुए देखा, तो बिल ने ही सवाल किया कि ये पावर एबी के पास में आया कैसा? उसके पास में स्वयं में तो ये शक्ति नहीं थी। तो जब उस बिल ने इस तरीके से सोचा कि जब एबीटी एक हायर पावर की, एक उच्च शक्ति की मदद लेके अगर सोबर हो सकता है, तो जरूर उस उच्च शक्ति का सहारा लेके बिल भी सोबर हो सकते हैं। और इसीलिए बिल लिखते हैं कि मुझे लगा मानो मैं आसमान से सीधा जमीन पे आ गिरा हूं। एकदम सामने एक चमत्कारी बैठा है और वो मुझसे महान संवाद कर रहा है। तो दोस्तों, जो बिल डब्ल्यू थे, उनके सामने में जो उनका दोस्त था, वो बिल से ज्यादा अंदर से मजबूत था, अंदर से संगठित था। उसकी जो जड़ें थी, वो जमीन के अंदर तक फैली हुई थी। और इसीलिए दोस्तों वो कहीं तो भी मजबूती से खड़ा हुआ था। तो उसी वक्त दोस्तों, जब एबी ने बिल के विचारों को जाना कि बिल ईश्वर या जो धार्मिक संकल्पना है कहीं तो भी उससे चिढ़ रख रहे हैं, उसके बारे में नकारात्मक सोच रख रहे हैं, तो बिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक असाधारण विचार रखा, जिसका मैंने भी जिक्र किया
कि मेरी जिंदगी में भी ये जो सेंटेंस है, मेरी सोब्राइटी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में कितना मददगार साबित हुआ। तो बिल के मित्र ने बोला, एबी ने बोला कि तुम अपनी इच्छा द्वारा स्थापित ईश्वर को क्यों नहीं पसंद करते? और इस एक वाक्य से दोस्तों बिल की पूरी मानसिकता बदल गई। बिल लिखते हैं कि इसका उसका ये वाक्य मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। जिस जिस बर्फ के बौद्धिक पर्वत की छाया में मैं कई वर्षों से कांपता हुआ जी रहा था, वो अचानक ही इस विचार से पिघल गया। अंतत मैं एक अंधेरे से निकलकर सूरज की रोशनी में आ गया। यह केवल अपने से महान शक्ति में विश्वास करने की इच्छा शक्ति की ही बात है। शुरुआत के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। आज हम सभी अनुभव करते हैं दोस्तों। ए में आस्तिक भी आता है, नास्तिक भी आता है, अज्ञेयवादी भी आता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हर एक के सामने में यही फैक्ट रखती है कि आपकी सोब्रिटी के लिए ऐसे कोई भी विचार बाधक नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं, केम टू बिलीव, कि मैं नहीं कर सकता। मेरे से पावरफुल जो ताकत है, वो मेरे साथ में ये परिवर्तन ला सकती है, वो मेरी जिंदगी में ये बदलाव ला सकती है। तो बिल लिखते हैं दोस्तों कि उस समय मैं इस बात पे सहमत हो गया कि जब हमें ईश्वर की सख्त जरूरत होती है, तब वह हमें इंसानों के साथ संबंध बना लेता है। अंतत एक लंबे समय के बाद मैंने ईश्वर की सत्ता को महसूस किया, उसमें विश्वास किया। घमंड, गर्व और पूर्वाग्रह मुझसे दूर छूट गए। उसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। आखिरी बार दोस्तों बिल को अस्पताल में फिर एक बार भर्ती कराया गया और इलाज से वो ठीक हो रहे थे। उनकी उनका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था, वो ठीक तरीके से हो रहा था, दवाई उनको लाभ पहुंचा रही थी। और उसी आखिरी बार हॉस्पिटल के बेड में पड़े-पड़े दोस्तों बैठे-बैठे उन्होंने अपनी ईश्वर नम्रता पूर्वक स्वयं को अपने ईश्वर के हवाले कर दिया कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप की कुछ मीटिंग करके और एबी से जो भी अनुभव उन्हें लिए थे, उस बात से उन्हें ये बात समझ में आ गई थी दोस्तों कि वो अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकते। और इसीलिए अब उनके पास में एक ही रास्ता था कि वो पूरी तरीके से दोस्तों ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार करके पूर्ण रूप से उसके सामने में सरेंडर हो जाए। और यही चीज दोस्तों उन्होंने आखिरी बार जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वहां उन्होंने की। मैं खुद में कुछ भी नहीं हूं, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने बेरहमी से अपने पापों से साक्षात्कार किया और उन्हें पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने नए ईश्वर मित्र के सामने अपनी इच्छा रखी। उसके बाद से मैंने कभी भी शराब को नहीं छुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि वो जो हॉस्पिटल का आखिरी इंसिडेंस उनके साथ में हुआ, जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने बिल ने अपने समझ के ईश्वर के को अपना पूरी तरीके से समर्पित किया। उसके बाद दोस्तों बिल को कभी भी शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं पड़ी। एबी ने उन्हें जो कुछ बताया, वो सारी चीजें वो करने लगे। मैंने अपनी समस्याओं की, कमजोरियों की खुलकर जानकारी दी। मैंने उन लोगों की एक सूची बनाई जिन्हें मैंने कष्ट पहुंचाया, जिनसे मैं नफरत करता था। मैंने अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए इन लोगों से मिलने की दिल से इच्छा प्रकट की। मैंने कभी उनकी आलोचना नहीं की और अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार सभी विवादों को सुलझाने की कोशिश की। तो यही वो प्रोग्राम है दोस्तों जो एबी ने बिल को बताया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से बिल ने सीखा कि अगर वो इस सिंपल से प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम सिंपल तो है बट नॉट इजी, यह बहुत ही सामान्य तो था लेकिन सरल नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जिस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं वो सिंपल तो है बट नॉट इजी। लेकिन अगर मुझे अल्कोहलिज्म से निकलना है तो अपने सेल्फ सेंटर्डनेस को, आत्म केंद्रितता को तहस नहस करना पड़ेगा। जब तक दोस्तों हम लोग अपने सेल्फ सेंटर्डनेस को, सेल्फिशनेस को खत्म नहीं करते, अल्कोहलिज्म से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो जो प्रस्ताव ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, एबी से बिल ने सीखे थे, जैसे ही उन्होंने उनको पालन करना शुरू किया, उनकी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो गया दोस्तों। जब उनको आखिरी बार जो हॉस्पिटल में अनुभव आए और उसके बाद में डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ से उन्होंने अपने वो अनुभव शेयर किए,
आज हम लोगों को डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ का बहुत-बहुत आभारी होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ही वो इंसान है दोस्तों जिन्होंने बिल की हौसला अफ़ज़ाई की। जब बिल ने उनको पूछा अपने अनुभव बताने के बाद, क्या मैं अभी भी स्वस्थ चित्त हूँ? जब मैं उससे बात कर रहा था, वो आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा कि आपकी कुछ बातें मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप पूरी तरीके से अपने आप के नियंत्रण में हो और आप जो कुछ भी बोल रहे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसको करते रहिए। अगर डॉक्टर ने दोस्तों बिल की उस वक़्त हौसला अफ़ज़ाई नहीं की होती, मान लीजिए कि उसको उसके विचार बिल के विचारों को पागलपन करार दिया होता, तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म नहीं होता। तो डॉक्टर ने पहली बार दोस्तों बिल की हौसला अफ़ज़ाई की और उनको कहा आपके मन में जो विचार आ रहा है, कि जिस तरीके से बिल को शराब के ऑब्सेशन से मुक्ति मिली, एक रास्ता मिला, एक स्पिरिचुअल वे मिली और उनके मन में विचार आया कि जैसे मैं शराब के ऑब्सेशन से मुक्त हुआ हूँ, तो ऐसे ही ये जो विचार है, कई हज़ारों निराश शराबियों को भी अगर मिल जाए, तो उनकी ज़िंदगी भी बच सकती है। और एक बड़ी ही बात उन्होंने उस वक़्त अनुभव की, कि ये काम मुझे अपने आप को सोबर रहने के लिए भी करना ज़रूरी है। बिल लिखते हैं कि उनके दोस्त एबी ने इस बात पर जोर दिया कि मेरे सभी कार्यक्रमों में इन नियमों का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। विशेषकर दूसरों के साथ कार्य करना बहुत आवश्यक था, जैसा कि उसने स्वयं मेरे साथ सहायता का कार्य किया था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के वो नियम थे कि अगर आपका अच्छा हो रहा है तो यही मैसेज आपको अन्य तक एक अन्य पीड़ित व्यक्ति तक शेयर करना है। तो एबी से वो चीज़ बिल ने सीखी कि अगर आज मेरा अच्छा हुआ है और फिर आज ये जो मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है, मैं शराब से मुक्त हुआ हूँ, तो यही काम मुझे अन्य लोगों के साथ में करना पड़ेगा, तभी मैं अपने आप को सोबर रह रख सकता हूँ। यदि कोई शराबी अपने कार्य और दूसरों के प्रति अपने समर्पण द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को बड़ा और पूरा करने में असफल होता है, तो वो आगे आने वाले कुछ संकटों और कलंकों से अपने आप को नहीं बचा सकता। इसीलिए हमारे बिग बुक में भी लिखा है दोस्तों कि जब सारी चीजें फेल हो जाती है, तब एक पीड़ित शराबी के लिए काम करना, इंसेंटिव वर्क विथ अनदर अल्कोहलिक, ये हमेशा हमें सोबर रखता है। उसके बाद बिल लिखते हैं कि उनकी पत्नी लुइस ने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए समर्पित कर दी और उस काम में कई चीजों को उन्होंने अनुभव किया। कई बार निराशा में मैं अपने पुराने अस्पताल गया। वहाँ एक आदमी से बात करते हुए मुझे ऐसा ताज्जुब लगता था, मानो मुझे दोबारा उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया हो। यह भी जीने का एक ढंग है, जो खराब समय में बहुत काम का होता है। तो जब हम एक पीड़ित शराबी के पास मैसेज देने जाते हैं, उसको देखकर दोस्तों हमारे अपने दिन याद आते हैं। और जिस दिन हम किसी को मैसेज कैरी करते हैं, वो आदमी सोबर हो ना हो दोस्तों, उस दिन हम जरूर सोबर रहते हैं। तो इसी तरीके से बिल लिखते हैं कि आखिरकार जब ये काम उन्होंने शुरू किया, धीरे-धीरे ये फेलोशिप डेवलप होती चली गई, जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। शुरुआती फेलोशिप के बारे में वो लिखते हैं दोस्तों, हमने तेजी से दोस्त बनाने शुरू किए और हम में मित्र भावना भी बढ़ने लगी, जो हमारे लिए अपने कर्तव्य का अनुभव करने के लिए अनोखी चीज थी। ये शुरुआत में जो हमारी फेलोशिप बढ़ रही थी और जो अनुभव बिल ले रहे थे, जो आनंद उनको आ रहा था, उसका जिक्र वो कर रहे हैं। दबाव और कठिनाइयों में भी हमें जिंदगी का वास्तविक आनंद आता था। मैंने ऐसे सैकड़ों परिवारों को राहों पे चलते देखा है, जो कहीं न कहीं अवश्य जाते हैं। मैंने सर्वाधिक असंभव पारिवारिक समस्याओं को सुलझते देखा है। हर प्रकार की कलह और कटुता को समाप्त होते देखा है। मैंने ऐसे कई लोगों को पागल खाने से छूटकर बाहर आए देखा है, जिन्होंने अपने परिवार और समुदाय के लिए अपने जीवन को एक जरूरी हिस्सा बनाया। व्यवसायी और पेशेवर लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई। शायद ही ऐसी कोई परेशानी होगी जिनको हम लोगों ने सुलझाया ना हो। एक पश्चिमी शहर और उसके वातावरण में हम और हमारे 1000 की संख्या में है। हम नियमित रूप से मिलते हैं, जिससे नए आने वालों को उसके अनुरूप मित्र भावना मिल सके।
तो दोस्तों, ये शुरुआती दिनों में जो हमारी फेलोशिप थी, जो उसके अनुभव बिल ने लिखे हैं, यही अनुभव आज भी तो हम देख रहे हैं। जो बिल ने अपनी फेलोशिप के शुरुआती फेलोशिप के बारे में ज़िक्र किया है, सारी चीज़ें आज भी हमको देखने को मिलती है कि जब हम शराबीपन से मुक्त होके एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अन्य शराबियों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो सारे बिल के विचार हमको दिखते हैं। अनगिनत तमाम कई प्रकार की परेशानियाँ लेके ए में लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का अंत हो जाता है दोस्तों। शराबीपन से छुटकारा पाना ही मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए सबसे बड़ी बात है। और जब हम सोब्राइटी की राह पे धीरे-धीरे चलते हैं, तो एक-एक करके हमारी ज़िंदगी की जो बाकी की समस्या है दोस्तों, वो भी धीरे-धीरे ठीक होती है। लेकिन जो बिल की कहानी है दोस्तों, ये उन सभी पीड़ित शराबी जो दूर-दराज हो या नज़दीक के हो, इसीलिए हम जिसको भी मैसेज देते हैं, तो बोला जाता है कि उनको बिग बुक ज़रूर पढ़ने के लिए दी जाए। कई बार कोई अल्कोहलिक तैयार नहीं होता, तो हम लोग उसके घर में बिग बुक की कॉपी छोड़ देते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि इसके सराहने के पास रख दो। कई लोग दोस्तों जहाँ मीटिंग नहीं है, फेलोशिप नहीं है, ऐसी जगह भी जिनको हम लोनर मेंबर बोलते हैं, इस बिग बुक की वजह से सोबर है। और मुझे लगता है कि बिल की जो स्टोरी है, बिल की जो कहानी है, वो सारा आइडेंटिफिकेशन, सारी पहचान मेरे जैसे शराबी को देती है, इसीलिए वो चैप्टर 1 में रखी गई है। ये एक मेरा आईना है, जिसमें मैं अपने आप को देख सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ, मैं भी बिल के जैसा ही हूँ और मैं भी इससे निकलना चाहता हूँ। और इसीलिए दोस्तों अंत में यही कहूँगा, मेरी ज़िंदगी को बदलने में इस बिग बुक ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और ख़ास तौर पे बिल की स्टोरी, जैसा मैंने जो ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड जो है, ये जो थ्योरी है, ये एक ऐसी थ्योरी है कि जिसने मेरी सोब्रिटी की जो नींव है, उसको बिल्कुल मजबूत किया और सारे किंतु-परंतु मेरे साफ कर दिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, जैसा भी मुझे समझ आया अपनी समझ के हिसाब से मैंने अपने अनुभव शेयर किए। आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद। थैंक यू।